हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ सेशन प्रैक्टिस का। आई होप कि आपने तीनों सेशन देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, देख सकते हैं हमने क्या क्वेश्चन डिस्कस किए थे, किस बारे में बात की थी वहाँ पर। तो अभी स्टार्ट करते हैं फोर्थ सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है dy by dx प्लस 2xy इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर विथ y ऑफ 0 1। ये कंडीशन दी है, मतलब कोई जो कांस्टेंट आ रहा होगा उसको फाइंड करने के लिए ये कंडीशन दी है हमें, और हमें सॉल्यूशन इसका निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें है क्या कि इस इक्वेशन को आप कंपेयर किससे करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही कंपेयर हो सकता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ dy by dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। p कंपेयर कीजिएगा 2x आ जाएगा, p 2x आया और q आएगा e टू द पावर ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार ये जो होता है ना q वाला पार्ट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, कई लोग को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन कैसे क्या होगा इसका। तो अभी सिर्फ जो आ गया उसको देखिए। अब सॉल्यूशन जब लिखते हैं हम इसका, सॉल्यूशन से पहले चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e टू द पावर p dx, e टू द पावर इंटीग्रल p dx। तो इंटीग्रल p क्या है? 2x हो गया और dx। अब x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 2 से वो 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं ऐसे लिख दूं ये 2 x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हुआ क्या, अब सॉल्यूशन लिखना है। तो सॉल्यूशन जो होगा, अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ तो सॉल्यूशन क्या लिखते थे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप से लिखते थे। तो y मतलब क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y ही है तो y लिख देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया? e टू द पावर एक्स स्क्वायर। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। वेयर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? ये है, ये रहा, सॉरी, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q क्या है? देखिए q है e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c। ये तो ठीक है, y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही हो गया, ये हो गया e पावर एक्स स्क्वायर, और ये देखिए e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होंगी तो ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, और e टू द पावर 0 बनेगा तो वो 1 के इक्वल होगा, और फाइनली ये हो जाएगा इंटीग्रल dx प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं, y इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन हुआ x प्लस c। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। ठीक है, y निकालना है, आप निकाल सकते हैं, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए, y आ जाएगा। तो है क्या, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं ऐसा खास। क्वेश्चन गेट का ही क्वेश्चन है, ये मैकेनिकल में आया हुआ था। ठीक है, गेट मैकेनिकल 2006 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2006 आईआईटी खड़गपुर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आसान ही था, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या था, लॉजिक की बात करते हैं। लॉजिक था ये Q, कि Q को देखकर हम घबराए तो नहीं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा दिमाग में अगर जिसके आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे कि नहीं बनेगा। नहीं बनने का तो अब सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? देखिए कैसे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आपने कैलकुलेट किया वो आया ऐसा कुछ, वो इसी के जैसा कुछ दिखने लगा। तो क्या होता है, क्वेश्चन जब बनता है ना तो वो क्वेश्चन सेट होता है, बनाने के लिए ही दिया जाता है ना क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ भी तो नहीं दे देगा कि कुछ भी दे दिया और पूरा टाइम उसी में चला गया, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बनाने वाला भी ही आता है, क्वेश्चन 3 मिनट में आराम से बनेगा। बस आपको ठीक से एक बार पहचानना है। क्वेश्चन सेट होता है पहले से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकलेगा। ठीक है, और जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप सॉल्यूशन में क्या करते हैं, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे तो यहाँ देखिए अपने आप ही कंपनसेट होके 1 आ गया और dx इंटीग्रल आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। तो इस टाइप से बस आपको ये दिमाग में सेट करना है कि हम क्वेश्चन बना जाएंगे, बिल्कुल बना जाएंगे, आप एग्जाम में आराम से बन जाएगा आपसे। बट आपको घबराना नहीं है कि ऐसे टर्म देख के एकदम से एग्जाम में आ जाते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है कि क्या होगा। तो आपको आराम से पेशेंसली सॉल्व करना है, आप आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड सेटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपको, और इसका जो सॉल्यूशन होगा
और मतलब कर्व की इक्वेशन आएगी, और कर्व का इक्वेशन जो है वो 1,1 से पास होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा 1,1 वाली, ये क्या बताती है कि जो भी कोई कांस्टेंट अगर आ रहा है तो उसको भी कैलकुलेट करना ही करना है। तो देखते हैं क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ना। अब देखिए मैंने पहले ही बताया है कि एक क्वेश्चन जो है उसका तरीका एक से ज़्यादा हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट शर्त यह है कि आपको क्या स्ट्राइक करता है दिमाग में। तो यहाँ पर अगर हम सोचें कि कई लोग को ऐसा लग सकता है कि एम डी एक्स एन डी वाई, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एम डी एक्स और एन डी वाई से आप चेक कर सकते हैं। आप एम तो दिख रहा होगा, एन भी दिख रहा है वहाँ पर, डो एम बाई डो वाई निकालिए, डो एन बाई डो एक्स निकालिए। अब ये जो क्या होगा, ऐसे जो निकालना होता है क्वेश्चन में वो फास्ट हो जाएगा आपका थोड़ा, क्योंकि आप पहले भी 15 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये 17th क्वेश्चन है ये हमारा। तो 17th क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा हैबिट में आ जाएगा कि भाई फटाफट कैलकुलेट करना है और चेक कर लेना है कि वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट है नहीं है, ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि देखिए इसकी डिग्री 1 है इस टर्म में और इसकी डिग्री 2 है, तो वो होमोजीनियस वाला तो नहीं बन रहा है। बट हाँ, क्या बन सकता है, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, देखिए y कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा, फिर x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई डी वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 0। इसके बाद भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, बट क्या हो जाता है, कई बार हो सकता है क्वेश्चन आगे सॉल्व ना हो। तो हमें क्या करना है, बनाना है ना क्वेश्चन को तो लिमिट में, तो हमें थोड़ा थिंकिंग अपनी और डेवलप करनी है। तो उसको देखिए यहाँ पे कैसे दिखते हैं, इसको मैं हटाता हूँ पहले। तो अब इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैसे फर्दर मतलब जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे क्वेश्चंस को और आप क्या सीख रहे हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ओपन कर दीजिए पूरा। तो ये आया वाई डी एक्स फर्स्ट टर्म माइनस एक्स वाई, ये एक्स वाई और ये डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया क्लियर, है ना। इतना तो समझ आया, करना कुछ नहीं है, सिर्फ ओपन किया ब्रैकेट को। अब ध्यान से देखिए इस टर्म को और इस टर्म को, ठीक है, ये टर्म और ये टर्म, ध्यान से देखिए एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। मैंने आपको पहले बताया था, एक टाइप बताया था, टाइप 5 करके होगा, वो वीडियो आप जरूर देख लें। उसमें मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर या कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन जो करते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड या ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे करते हैं। तो आप ऑब्जर्व अगर कर पा रहे हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख गए। फिर तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये डी ऑफ एक्स वाई होता है, तब तो फिर मजा है, तभी मजा आएगा सॉल्यूशन का इसमें। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसको मैं डी ऑफ एक्स वाई डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है वो डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं क्या है। अब इस टर्म को और इस टर्म को मैं राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, इसको ले जाएंगे तो प्लस में आएगा एक्स वाई डी एक्स, और इसको ले जाएंगे तो माइनस एक्स वाई डी वाई। चलिए क्लियर हो गया। अब क्या करना चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई तो क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई अगर लिखा है तो इसके साथ अगर कोई टर्म यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्स वाई ही होना चाहिए, या एक्स वाई स्क्वायर हो जाए, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए। तो आप एक्स वाई समथिंग कुछ के एज्यूम कर लीजिए, डी के हो गया तो भाई के टर्म ही तो होंगे ना कुछ, तभी तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे फर्दर। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि एक्स वाई के ही टर्म अगर आए यहाँ पर आए तो। चलिए तो यहाँ देखिए एक्स वाई कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैंने एक्स वाई ही कॉमन ले लिया और इधर क्या बच गया, डी एक्स माइनस डी वाई बच गया। अब इससे डरना नहीं है कि पहली बार आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो पहली बार ही आएगा एग्जाम के दिन। तो अब क्या करना है, एक्स वाई है ये डी ऑफ एक्स वाई और ये एक्स वाई का टर्म है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, डी ऑफ एक्स वाई हो गया अपॉन एक्स वाई हो गया इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब देखिए इससे इसका कोई रिलेशन तो नहीं है ना यार, ना इससे इसका ना इससे इसका, ठीक है, बट ये डी एक्स है इंडिविजुअल, ये डी वाई है, और ये डी एक्स वाई का पूरा फंक्शन हो गया। अब जब ये सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट आप यहां कर सकते हैं, प्लस सी, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखिए डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, या ऐसा अज्यूम कर लीजिए डी टी बाई टी, है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन टी, तो एल एन टी टी में पुट कर देता हूं वापस, एल एन ऑफ एक्स वाई हो गया, एल एन ऑफ एक्स वाई हो गया, इक्वल्स टू डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, डी वाई का इंटीग्रल वाई होगा, और प्लस सी। क्लियर हुआ। ये तो हो गया देखिए स्टेप कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लेकिन
लेकिन c को भी निकालना है, इसमें पॉइंट दिया है 1,1। ये कर्व जो है, ये कर्व की इक्वेशन आ गई, ये कर्व पासिंग थ्रू 1,1 है। तो मैं क्या करता हूँ, x को 1 और y को 1 रख देता हूँ, x को 1 और y को 1, x1 और y1, तो ये हो गया 1 × 1 1, ln 1 0, तो यहाँ आया 0, और ये हुआ 1 और फिर हुआ 1 प्लस c, तो ये 1 से 1 भी चला गया, तो c की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर c 0 आ गया तो इस इक्वेशन में मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से देखिए ln of xy इक्वल्स टू x माइनस वाई, सी गया, ये हो गया, ठीक। या एक साइड आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ पूरा आंसर, ln of xy, ये माइनस वाई है, इस साइड आएगा तो प्लस वाई, और ये x है तो लेफ्ट साइड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए, तो ये आंसर तो ठीक है, बट मेन क्या था इस क्वेश्चन में, जो था कि ऑब्जर्वेशन आपका कैसा है क्वेश्चन को देखकर। mdx ndy अच्छी बात है, अगर उससे सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, बट हमें तो क्या है, कुछ डिफरेंट डिस्कस करना है, क्योंकि हमें तो जो 20 क्वेश्चन हम करेंगे, 20 क्वेश्चन में हमें तो अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है ना, क्वेश्चन को और किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं। तो वही है कि आप बाय ऑब्जर्वेशन जाएंगे तो बहुत कम ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा विद इन, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से करते तो 1.5 मिनट आपको टाइम लगेगा बस, ठीक है, और आप क्लियरली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑब्जर्व करते कैसे हैं, ठीक है। तो इन दो टर्म को बस मैंने मर्ज किया था, इसको और इसको, ठीक है, फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। चलिए थर्ड क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, x³ sec² y dy/dx प्लस 3x² tan y इक्वल्स टू cos x। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप एक बार कंपेयर करके देख लें, पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, ये आप कंपेयर करके देख लें तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। करना क्या होगा कि उसके लिए ना पहले इसको कोएफिशिएंट फ्री बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसको क्या करते हैं, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहली स्टेप में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटा रहा हूँ, मतलब x³ से डिवाइड करता हूँ। तो x³ से डिवाइड करूँगा तो sec² y dy/dx प्लस x³ से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3/x बचेगा और tan y इक्वल्स टू cos x अपॉन x³, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर tan y आप देख रहे हैं, मैंने एक तरीका बताया था कि यहाँ जो भी अगर कोई फंक्शन दिया है उसका आप डिफरेंशिएट करके देखिए क्या ये टर्म जनरेट हो रहा है क्या। तो tan y का डिफरेंशिएशन sec² y होता है। तो आप क्या करेंगे, tan y को कुछ एज्यूम कर लीजिए, t पुट कर लिया, तो tan y का डिफरेंशिएशन हुआ sec² y और y का डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि x ही हमारा क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये होगा dt/dx, ये हो गया। अब क्या करना है, sec² y dy को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप क्या, dt/dx, ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए dt/dx, ये हो गया dt/dx प्लस 3/x, tan y को आपने t पुट किया था और ये राइट साइड तो बदलेगा ही नहीं, तो cos x अपॉन x³ है, ठीक है। अब आप कंपेयर करेंगे अगर dy/dx तो dt/dx, ठीक है, py यानी कि ये t वेरिएबल यहाँ है तो यहाँ t होना चाहिए, है, जैसे यहाँ y था तो यहाँ y है। p से आप कंपेयर करेंगे 3/x आया और ये हुआ q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है e टू दी पावर p dx। तो p क्या है, 3/x और dx हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला, 3 तो कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, dx अपॉन x हो गया, और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको पता है ln x होता है। तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, ln x, और ये 3 लॉग की प्रॉपर्टी से इसके पावर में आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e टू दी पावर ln ऑफ x³, और ये आपको पता है e और ln जो होते हैं वो एक दूसरे को कंपेंसेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनली हो गया x³, ठीक है, ये हो गया। ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक स्टेप में डायरेक्ट आ जाएंगे, ये बार बार पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखना है तो यही सॉल्यूशन लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन आपका हुआ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बट इस इक्वेशन के लिए लिख रहा हूं तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ, और t जो था वो tan y था, तो डायरेक्ट लिखता हूं यहां पर
10y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी एक्स क्यूब इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। क्यू क्या है? कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब और ये dx और प्लस c। तो ये तो हो गया 10y और ये एक्स क्यूब इंटू में हुआ इक्वल्स टू, देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, कॉस एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स होता है, साइन एक्स लिख दिया आपने यहाँ पर और प्लस c। तो ये क्या हो गया, एक साइड आप लिख लेंगे अगर इसको तो एक्स क्यूब 10y माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू c। ये आंसर हो गया फाइनल। अगर ये आंसर है, ठीक है, आंसर ये हो गया। बट सोचने का तरीका क्या था, पहले मैंने क्या किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हटाया, उसके बाद ये देखा कि इस टर्म का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये टर्म आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये आ रहा है। ये डिफरेंशिएशन के जब फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होंगे ना, और अब तक हो भी गए होंगे क्योंकि आपने पहला, दूसरा और तीसरा वीडियोस देखे होंगे मुझे लगता है, तो वहाँ से आप डिफरेंशिएशन समझ जाएंगे कि ये और ये एक दूसरे के डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रिलेटेड होते हैं। तो ऐसा है तो आप उसको आसानी से उसको कंपेयर कर पाएंगे। फिर सब्स्टिट्यूशन के बाद स्टैंडर्ड जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म था, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कैलकुलेशन, देन सोल्यूशन, और ये फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम इसके बाद चौथे क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन पे मैं जाता हूँ, फिर देख, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड सो दैट the solution of the differential equation d2y upon dx square plus a into dy by dx plus by equals to 0 is of the form y is equals to c1 plus c2x into e to the power mx where c1 and c2 are constants of integration। तो ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट एक अपोजिट तरीका हो गया पूछने का कि सॉल्यूशन आपको इस फॉर्म में दिया गया है, तब आपको ए और बी में क्या रिलेशन होगा वो आपको बताना है। तो अब करना क्या है, आपको इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करना है बस। ठीक है, जो ये सॉल्यूशन ऑब्जर्व कर लेगा ठीक से, उससे बन जाएगा क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन कैसे ऑब्जर्व करना है, इस टाइप का सॉल्यूशन हम कब सीखते थे, कब आता था। तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, जब हम ये एक वीडियो आपको मिलेगा, एक टेबल बताई थी जिसमें क्या था, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का सॉल्यूशन कब लिखा जाता है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आपको तब लिखा जाएगा जब ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इस इक्वेशन से मिलेगी उसके रूट्स इक्वल होंगे। जब भी इक्वल रूट आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तब आपको इस टाइप से सॉल्यूशन लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले इस इक्वेशन से हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन अब तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, देखिए डी स्क्वायर आएगा यहाँ से, प्लस ए डी होगा यहाँ से, ए डी होगा यहाँ से, प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी डी में, जिसके रूट्स बराबर होंगे तब मैं ये सॉल्यूशन लिख पाऊंगा, ये मतलब हुआ इस बात का। तो रूट्स बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए वो बस आपको पता हो। तो क्लास 8 और 9th की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं जो इंट्रोड्यूस होता है 9th में, या समझ लीजिए हाँ 9th एंड में लगभग क्वाड्रेटिक हम सुन लेते हैं क्या होता है। तो अब 11th 12th में भी आपने सुना होगा कई बार। अब रूट्स इक्वल की कंडीशन आपको पता होगी कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट एक वर्ड है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, या मैं उसको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन जो होती है वो होती है इक्वल रूट्स के लिए। ठीक है, इक्वल रूट्स की ये कंडीशन। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट उसका होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, या इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, समझ लीजिए ये d, या चलिए कोई नहीं सॉरी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये d डिस्क्रिमिनेंट के लिए है ना, क्योंकि ये d और फिर ये d में अंतर नहीं समझ आएगा, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट लिख दिया b स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो आप देख पाएंगे
कि ये जो टर्म है वो b की जगह पे लिखा हुआ है ना, तो d यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 मतलब a स्क्वायर माइनस 4 और क्या होगा डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट, यानी इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू बी, तो 4b इक्वल्स टू 0। तो a स्क्वायर क्या आ गया 4b के इक्वल। बस यही तो कंडीशन निकालनी थी, यही वो कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई करेगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे किस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। यही वो कंडीशन है जब ऐसा सॉल्यूशन आएगा। बस आपको यही ऑप्शन में दिया था, मतलब अगर आप देखें तो ऑप्शन इस टाइप के मिलेंगे आपको क्वेश्चन में। ऐसे दिया था a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b, b इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया 2a समथिंग, ऑप्शन बना दिए। तो ये ऑप्शन वहाँ करेक्ट होगा। एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं लिए, बट आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि कभी एक अपोजिट वे में पूछा जाए, या जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में रिवर्स इंजीनियरिंग करने को, तो उसमें क्या होता है सॉल्यूशन आपको पता है, बस आपको ये पता करना था कि कब ऐसा बनता है सॉल्यूशन, तो वो ये कंडीशन उसके लिए हो ही वैलिड। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसके बाद बात करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है इफ f of x is the solution of the equation this and g of x is the solution of equation this। तो f of x और g of x दो सॉल्यूशन है इन दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के, एंड द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन इन f of x इज इक्वल टू दैट इन g of x। तो जो कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का वो सेम है दोनों में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये चार ऑप्शन में से क्या ट्रू होगा। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि इन दोनों इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको f of x बोलना है, इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसको g of x बोलना है, और फिर आपको f of x और g of x में रिलेशन निकालना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको सॉल्यूशन इनके निकालना है पहले। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2xy, और ये प्लस 2x को आप राइट साइड शिफ्ट कर लीजिए तो ये माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ माइनस 2x, इसको लिख सकते हैं ये, और ऐसे ही इसको करेंगे तो इसको प्लस 2x लिख सकते हैं राइट साइड में। ठीक है, प्लस ये 2x हो गया, सिंपली 2x लिख देते हैं इसको। तो अब आप इसको ना कंपेयर कर पाएंगे, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो p यहाँ पर हो गया क्या 2x और q हो गया माइनस 2x, और इस इक्वेशन में आप कंपेयर करेंगे तो p हो गया ये 2x और q यानी कैपिटल Q हो गया आपका क्या 2x, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है दोनों इक्वेशन के। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को हटा रहा हूँ और स्पेस कम है क्योंकि ऑप्शन लिखे रहने देते हैं हम, और इसको सॉल्व करेंगे अब आगे। ठीक है, कैसे, अब P और Q आपने कंपेयर कर लिए, और P और Q अगर कंपेयर हो गए तो अब क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं हम पहले। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p dx। p क्या है 2x, इंटीग्रेशन p dx यानी 2x dx, और x का इंटीग्रेशन क्योंकि 2 कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये आ गया e टू द पावर x स्क्वायर सिंपली। ठीक है, ये हो गया सिंपल। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू द पावर p dx, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ लिखूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e टू द पावर p क्या है 2x, यहाँ भी 2x है। ठीक है, तो ये 2x dx, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम ही आ गया इनका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर सेम आ गया तब तो ठीक है। अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूँ पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e टू द पावर एक्स स्क्वायर, है ना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर एक्स स्क्वायर, और q क्या है माइनस 2x dx प्लस c। ठीक है, और इसके लिए भी लिख रहा हूं सॉल्यूशन, इसके लिए लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सेम ही है, ये हो गया e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इसका बस बदल गया तो वो 2x हो गया इंटू dx प्लस c, ये हो गया सिंपली।
अब आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्टली कंपेयर मत कीजिएगा कि एक माइनस यहाँ लगाया और सॉल्व फिर डायरेक्ट कंपेयर करने लग गए, तो थोड़ा गलत भी हो सकता है। पूरा सॉल्व कर लीजिए, प्रॉपर टाइम होता है आपके पास एग्जाम में, 3 मिनट का समय, आराम से बनाइए। इसको ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा, e⁻x² और 2x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, देखिए यहाँ तो माइनस है, तो माइनस को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। तो होगा क्या कि इंटीग्रेशन भी सेम बन गए दोनों में, तो अब बस एक बार इस इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व कर लिया तो मैं डायरेक्टली इसमें यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ e⁻x² इंटू 2x का और x के रेस्पेक्ट में dx, ठीक है। करना क्या होता है, सिंपली देखिए x² दिख रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या है 2x, ये होता है तरीका सोचने का। तो e⁻x² को आपने क्या किया, या सिंपली आपने क्या किया, सॉरी, x² को आपने डायरेक्टली t पुट कर लिया बस, तो क्या आ गया 2x dx जो हुआ वो dt हो गया। 2x dx को आप डायरेक्ट dt लिखिए, तो और e⁻x² तो t मान लिया था, 2x dx को मैंने dt लिख दिया, तो इंटीग्रल हो गया e⁻t का क्या होता है e⁻t होता है, तो e⁻t आ गया बस। अब t को वापस रख देते हैं, e⁻t मतलब x², यही इसका सॉल्यूशन आ गया, e⁻x² ही इसका सॉल्यूशन आ गया इस इंटीग्रेशन का। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए किसके लिए लिख रहा हूँ, ये जो ब्लू वाला है उसके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ लेके आ रहा हूँ मैं इसको, y इंटू e⁻x² इक्वल्स टू, माइनस था बाहर, ध्यान रखेंगे, e⁻x² वो इसका सॉल्यूशन है, प्लस c, और इस ब्लैक वाले का भी देखिए सॉल्यूशन, ब्लैक कलर से जो लिखा है उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो y इंटू e⁻x² इक्वल्स टू, इसका तो वापस सॉल्यूशन आपको पता है ही, और प्लस c हो गया। अब ठीक है, अब इसके लिए यानी जो ब्लू वन है, वो ब्लू वन के लिए आपके लिए क्या था, f(x) लिखना है इसका सॉल्यूशन, मतलब y की जगह f(x) लिखना है। तो और अब y की जगह यहाँ पर f(x) लिख देते हैं हम, y की जगह f(x) लिख देते हैं, और ब्लैक वन यानी ये देखिए ब्लैक वन यानी g(x) के लिए बोल रहा हूँ, तो g(x) लिख देते हैं यहाँ पे y की जगह पे, ये g(x). आपको f(x) और g(x) में ही रिलेशन चाहिए, तो करना क्या होगा आपको, e⁻x² से आप डिवाइड कर दीजिए इसमें। अब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, e⁻x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा और c इंटू e⁻x² हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, -1 हो गया प्लस c इंटू e⁻x² हो गया। सिमिलरली यहाँ करूँगा, e⁻x² से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया प्लस c इंटू e⁻x² हो गया, बस, है ना। और ये यहाँ से हट जाएगा दोनों, ये टर्म हटा दिए मैंने, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये कर दिया, और यहाँ से भी अब इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब आप समझ गए कि f(x) और g(x) को मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, है ना। f(x) ये हुआ और g(x) ये हुआ, कलर से आप समझ जाएंगे ना, ब्लू कलर से मैंने f(x) के लिए डिनोट किया है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं f(x) माइनस g(x) कर दूं, f(x) माइनस g(x) कर दूं, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। कांस्टेंट हटाना है ना, कांस्टेंट दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं दिख रहा है, कांस्टेंट हटाना है, मतलब इस f(x) माइनस g(x) आप कर लीजिए। तो एक काम करते हैं हम, इस सॉल्यूशन को यहां से हटा के यहां लिखते हैं अपन आगे कि क्या होगा इसके आगे, f(x) माइनस g(x) जैसे ही मैंने किया, f(x) माइनस g(x) जैसे ही मैंने किया, तो -1 और यहाँ माइनस, आपको माइनस करना तो पता ही है, दो इक्वेशन का ऐसे माइनस होता है, साइन चेंज होता है ना, f(x) माइनस g(x), -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, तो सामने हो गया -2, और ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये अपोजिट साइन के हो गए। अब देखिए f(x) जो आ गया वो क्या हो गया, g(x) को राइट साइड शिफ्ट किया, तो g(x) -2, ठीक है, -2 आ गया। देखिए क्या कोई ऑप्शन ऐसा है, इन्होंने क्या किया, g(x) इक्वल्स टू बनाया, हम बना सकते हैं। अगला स्टेप, g(x) निकाल लेंगे यहाँ से, g(x) जो हुआ वो हुआ f(x) + 2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। देखिए दोनों इक्वेशन लगभग सिमिलर ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी इक्वेशन। तो है क्या कि इक्वेशन को आपने जो देखा,
ठीक है, और उसके बाद सॉल्यूशन निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सेम आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम आ गया, उसके बाद करना क्या है, आपको ये रिलेशन यहाँ से डिड्यूस करना है, और कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, और ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। अब क्या करना है, ये भी क्वेश्चन है गेट का था, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 5 ये एग्जाम्पल जो है हमारे, तो 5 एग्जाम्पल ये हो गए। अब टोटल आपके पास हो गए 20 एग्जाम्पल, 20 वेरिएशन के साथ 4 सेशन कंप्लीट होते हैं हमारे। यहाँ आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एंड होता है। अब स्टार्ट जो होगा नया चैप्टर वो होगा कैलकुलस, तो आप कैलकुलस में मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, चारों सेशन आपने देखे होंगे, मतलब 3 तो देखे, आप ये भी देखने वाले हैं, तो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अब जो कैलकुलस की वीडियोस आने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बन जाता है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। आईएएस में जब क्वेश्चन आते हैं, और भी आपको बार्क में क्वेश्चन दिखेंगे, इसरो में क्वेश्चन दिखेंगे, मैक्सिमम मिनिमम रिलेटेड कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन दिखते हैं। तो अपडेट्स के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं हम कैलकुलस के साथ। ओके, थैंक यू।